लाइट। नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज एमपीसी में। एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और ये एक महत्वपूर्ण बैठक होती है आरबीआई की, और उसी को हम मिरर करने की कोशिश करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है उस क्रेडिट पॉलिसी में, यानी ब्याज दरों का रुख क्या होगा। तो आज से 3 दिन की बैठक शुरू हो गई है और इसे देखते हुए कई तरीके के मन में लोगों के सवाल हैं कि क्रूड में हाल फिलहाल में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिली है और महंगाई बढ़ सकती है क्या। ऐसे में आरबीआई क्या करेगा? महंगाई कंट्रोल करेगा यानी ब्याज दरें बढ़ाएगा, कर्ज और महंगा करेगा, या फिर वो एक बार छोड़ सकता है इसको, क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमी उस पीक पे है जहाँ पे बहुत ज़्यादा दबाव बनाने पे ग्रोथ पे भी असर पड़ सकता है। इस बार आरबीआई क्या करेगा? ग्रोथ पर, महंगाई पर फोकस किस पर करेगा? इसी बार हम बातचीत करेंगे आवाज़ एमपीसी में, और इसके लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं हमारे एमपीसी के, उनके परिचय कराता हूँ आपसे। क्रिसिल के सीनियर डायरेक्टर और चीफ इकोनॉमिस्ट डीके जोशी सर हमारे साथ हैं, इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर जी हमारे साथ हैं, और एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट सौगत भट्टाचार्य जी हमारे साथ। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो एक बार ये समझ लेते हैं कि आप लोगों के मन में चल क्या रहा है। जोशी जी, क्या मन में चल रहा है? कितना बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे? देखिए, हमारा तो बेस केस है कि 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाएंगे। उसका कारण यह है कि 2 फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं रेट हाइक को, रेट डिसीजन को। एक तो ग्लोबल फैक्टर्स हैं, वहां से थोड़ा सा नरमी आई है एक तरह से कि अब इतना ज्यादा एग्रेशन आगे चलते हुए नहीं दिखाई देगा फेड का और यूरोपियन सेंट्रल बैंक का। पर डोमेस्टिकली जो महंगाई की हालत है वो अभी काफी चिंताजनक बनी हुई है, और उसमें खासकर कोर इन्फ्लेशन काफी ऊपर बनी हुई। तो इस वजह से मुझे लगता है कि आरबीआई अभी एक रेट हाइक और करेगा, उसके बाद वो पॉज में जा सकता है। और ये हाइक होगी 25 बेसिस पॉइंट? हाँ जी, 25 बेसिस पॉइंट। ओके, अदिति जी, आपको क्या लगता है क्या होगा? मैं जोशी जी के से पूरी तरह से सहमत हूँ। पिछले 2 जो इन्फ्लेशन प्रिंट्स आए थे वो 6% के ऊपर थे, और जो मार्च का प्रिंट और 10 दिन में हमारे पास आ जाएगा वो 5.9 to 6% का ही होगा। तो जो एवरेज इन्फ्लेशन है Q4 की, वो एमपीसी के फोरकास्ट से काफी ऊपर रहेगी। और साथ ही साथ जिस तरह से अभी हमने क्रूड ऑयल प्राइसेस में एक सडन इंक्रीज देखी है, और भी कुछ जो फैक्टर्स बन रहे हैं, एल नीनो होगा कि नहीं होगा, तो जितने भी रिस्क है इन्फ्लेशन के, काफी कुछ तो अपसाइड की तरफ ही है। तो गिवन ऑल ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट, मुझे लगता है कि एक नैरो मेजोरिटी एमपीसी मेंबर्स की रेट हाइक के लिए वोट करेगी। इस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेट हाइक को, उसके बाद हम 575 पे आ जाएंगे, सॉरी 675 पे आ जाएंगे, और ये जो H2 का फोरकास्ट है एमपीसी का इन्फ्लेशन के लिए, उससे कम से कम 100 बेसिस पॉइंट्स ऊपर होगा। तो मेरे हिसाब से उसके बाद पॉज का माहौल बन जाएगा। तो हम यही होप कर रहे हैं कि जो अभी अप्रैल में हाइक होगी वो फाइनल होगी, और उसके बाद एक एक्सटेंडेड पॉज आगे देखने को मिले। ओके, तो एक हाइक 25 बेसिस पॉइंट की, उसके बाद पॉज हो सकता है, डेटा डिपेंडेंट। सौगत, आपको भी लगता है कि इतनी हाइक होगी, या एक बार स्किप भी दे सकते हैं? प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि एक पॉज करें। मैं भी सहमत हूं कि एक 25 बेसिस पॉइंट, क्योंकि देखिए मैंने जो ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच में जो बैलेंस जो करते हैं एमपीसी के मेंबर्स, ग्रोथ के नंबर्स देखिए, जो जो आप देखने को मिला है, जीएसटी के नंबर हो, ई वे बिल्स नंबर हो, बाकी सारे आपके फ्यूल कंजम्पशन हो, आप देखें यहाँ पे पर्सनल व्हीकल्स, गाड़ी के नंबर, गाड़ी के जो सेल्स हो रहे हैं, सब चीज में बढ़ोतरी दिखी जा रही है, मैंने कोई स्लो डाउन दिख ही नहीं रहा है। और उसके साथ जो जो नए इन्फ्लेशन के जो नए रिस्क फैक्टर्स आए हैं वो बहुत भारी हैं। मैंने इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स बढ़ रहे हैं, इसेंशियल मेडिसिन के दामें बढ़ रही हैं, सैलरीज बढ़ रहे हैं। हाँ, तो ये सब चीज, सर्विसेज ग्रोथ बहुत ही स्ट्रांग है। आप पीएमआई, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई देखें जो 56.5, बहुत स्ट्रांग है। तो ये सब देखते देखते कोई ग्रोथ बहुत ज्यादा स्लो डाउन दिख नहीं रहा है, लेकिन वो बाद में बात करूंगा। लेकिन अभी जितने आंकड़े आए हैं, ग्रोथ पे कोई कमी दिख नहीं रही है, और वो कोर इन्फ्लेशन बना रहेगा। आंकड़ों में कोई कमी नहीं दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है क्या सर? जब जीडीपी का नंबर आता है तब तो ग्रोथ दिखती नहीं है, आईआईपी का नंबर आता है तो बहुत ही डिस्टॉर्टेड नंबर आता है, तब भी बहुत ग्रोथ नहीं दिखती है। तो फिर हम लोग पुरानी चर्चा में चले आते हैं कि कैशेव रिकवरी चल रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ ग्रोथ हो रही है। लेकिन ये बात सच है कि महंगाई बहुत ज़बरदस्त है, भले दिख न रही हो, लेकिन जब जैसे आप घर से निकलते हैं आपको महसूस होना शुरू हो जाती है। पहला स्टेप टैक्सी में रखा आपने, वहीं से आपको महंगाई का असर सामने दिखने लगता है, फिर आप जब रात में घर लौटते हो तो अपनी जेब कटवा चुके होते। ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन इसके साथ ये भी एक सच है कि जो
इस वक्त हमारी तस्वीर है इकॉनमी की जोशी जी, वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल वर्ज पे खड़ी हुई है। अब इससे ज़्यादा आप करेंगे तो फिर अपनी ग्रोथ पे भी आप चोट करेंगे। और जहाँ तक फेड की बात है, तो अगर फेड का भी अनुमान ले लें हम और अपने सीपीआई हेडलाइन को लें, तब भी हमारी ऑलरेडी काफ़ी बढ़ा चुके हैं, 6.5% तो कर ही चुके हैं। नहीं, आपकी बात ठीक है, पर जैसा मैं पहले कह रहा था कि फेड अभी हमारा मानना यह है कि एक इंटरेस्ट रेट हाइक फेड की और बची है, उसके बाद वो एक हायर फॉर लॉन्गर मोड में चले जाएंगे। हाँ, मार्केट एक्सपेक्टेशन यूएस में बिल्कुल डिफरेंट है। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसी साल रेट कटना शुरू हो जाएगा, तो बहुत एक तरह से बड़ी अनिश्चितता बनी हुई है ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ से, और ऊपर से फाइनेंशियल सेक्टर रिस्क अभी बढ़ा हुआ है वहां पे। तो इस सिचुएशन में जब डोमेस्टिक इन्फ्लेशन ज्यादा है, हमारे यहाँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इश्यूज नहीं है, हमारे यहाँ महंगाई को काबू में लाने का इशू ज्यादा इस समय महत्वपूर्ण है। और जैसा कि शौकत जी बता रहे थे, ग्रोथ में कमजोरी तो आएगी, पर अभी फिलहाल मजबूती बनी हुई है। ज्यादातर आंकड़े यही दिखा रहे हैं। अगले साल ऑब्वियसली, क्योंकि यूएस यूरोप इस सब में स्लो डाउन आएगा, तो उसका असर एक्सपोर्ट्स पे दिखाई देगा। और जितने इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने बढ़ाए हैं, उसका असर महंगाई पे तभी पड़ता है जब वो ग्रोथ को स्लो करते हैं, तो ग्रोथ में भी थोड़ा उस वजह से स्लो डाउन आएगा। तो तीसरा फैक्टर जो ये ऑयल का है ना, इसमें बहुत ज्यादा अनिश्चितता बनी हुई है, और ये इसमें अपसाइड प्रेशर अभी भी बना हुआ है। तो ऑयल भी एक तरह से हमारे ग्रोथ के लिए नेगेटिव है। तो ग्रोथ के लिए थोड़ा डाउन टर्न तो है। हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 6% जीडीपी ग्रोथ रहेगा अगले साल। तो आरबीआई भी इन सब चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, और फिलहाल अभी महंगाई के आंकड़े देखते हुए मुझे लगता है कि दबाव महंगाई की तरफ से ज्यादा है। दबाव महंगाई की तरफ से आता है। अदिति, ग्रोथ का मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा। मतलब ग्रोथ बहुत रोबस्ट तो नहीं दिखती कहीं पे कि बहुत शानदार ग्रोथ हो, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में या बहुत ज़्यादा लोग की इनकम जो है क्वालिटेटिवली बहुत बढ़ गई हो। हालांकि अभी जोशी जी ने कहा कि वेज हाइक हो रही, मैं बहुत खुश हूँ सर कि हम लोगों की हाइक भी होगी, ऐसी उम्मीद पे मैं चल रहा हूँ, लेकिन उतनी क्वालिटेटिव अप्रिसिएशन हो नहीं रहे हैं। एक सवाल। दूसरा, ऑलरेडी हमारी 6.5% रेपो रेट है, और उसको हम जब देखते हैं होम लोन के टर्म्स में या पर्सनल लोन के टर्म्स में या कॉर्पोरेट लोन के टर्म्स में, तो ये काफ़ी ऊपर जा चुकी है। और अब बहुत सारे कॉर्पोरेट या बिल्डर्स चिल्लाने लगे कि भाई अब इससे ज़्यादा मत करो वरना हमारा भट्टा बैठना तय है। तो क्या आरबीआई के सामने मान लीजिए 25 बेसिस पॉइंट ही बढ़ाता, तो एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट होगा इससे? ये वाकई महंगाई को तोड़ने के लिए ये कदम जरूरी है? देखिए, पहली बात तो ग्रोथ डेफिनेटली बहुत अनइवन है, और ये तो हम पिछले साल से 1.5 साल से बोलते आ रहे हैं। FY24 में भी हमारा ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ का एस्टिमेट 6% का है, लेकिन इसके अंदर हमें लगता है कि सर्विसेज सेक्टर ही लीड करेगा, जिस तरह से हमने FY23 में भी देखा है। डेफिनेटली हमें यही एक्सपेक्टेशन है कि सर्विसेज इंडस्ट्री से बेहतर करेगा। और एग्रीकल्चर में अल्टीमेटली क्या होगा, उसके लिए तो बहुत और भी मूविंग पार्ट्स हैं। सबसे पहला तो एल नीनो, तो वहाँ एट बेस्ट 2-2.5% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्रीकल्चर के जीवीए में। और अगर एल नीनो ज्यादा इम्पैक्ट लाएगा तो फिर क्लियरली बहुत ही मार्जिनल ग्रोथ भी हो सकती है। तो ग्रोथ तो अनइवन रहने का ही एक्सपेक्टेशन है। डोमेस्टिक कंजम्पशन पॉकेट्स में काफी रिजिलियंट लग रहा है। Exports clearly will be a drag in FY24. Government spending, particularly infrastructure sectors में, यहाँ पे होप तो यही है कि ये रिकवरी को पुश करेंगे। तो वो देखना पड़ेगा कि कितनी जल्दी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की कैपेक्स स्पेंडिंग टेक ऑफ होती है FY24 में, और उसका कितना मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी पे आता है। अब इन्फ्लेशन पे वापस आकर, जो 2 फैक्टर्स मैंने अभी कहे जो हमको जो रिस्क हैं जो अब सब वॉच करेंगे, एक तो क्रूड ऑयल और एक एल नीनो। इनका क्लियरली क्रूड इज एन एक्सोजेनस फैक्टर, जो ग्लोबल इकोनॉमी या ओपेक के डिसीजन की वजह से अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये इट्स नॉट बिकॉज हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। सेकेंडली, अगर एल नीनो के बाद फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, तो उसका भी शायद मॉनेटरी पॉलिसी रिस्पॉन्स इज नॉट द बेस्ट रिस्पॉन्स। यहाँ पे तो मतलब फूड प्राइसेस को कूल करने के लिए कोई और ही रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो ये बेस्ट टूल तो नहीं होगा इन सोर्सेज ऑफ इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए, बट एट द सेम टाइम अगर हम पीछे देखें, हम Q4 की तरफ देखें, तो क्लियरली इन्फ्लेशन एमपीसी के कंफर्ट
कंफर्ट जोन तो छोड़िए, अपर थ्रेशोल्ड के भी ऊपर है। तो उस सिचुएशन में एक्सपेक्ट करना कि एक पॉज होगा, मेरे ख्याल से तो उसका लाइक्लीहुड बहुत ही कम है, जैसे शौकत जी ने कहा। ओके सौगंधा, ये जो एक बम फोड़ा है अभी ओपेक वालों ने, अनएक्सपेक्टेड था, मीटिंग से पहले ही गैबॉन से